हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके हम रिवीजन करेंगे। तो डेरिवेटिव गाइस हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो उसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के बारे में बात की थी। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव जो हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब उसका यूज़ क्या है, ठीक है, हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, वो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है डेरिवेटिव है, वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हेल्प करता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज का क्वांटिटीज का मतलब है, मान लो कि दो क्वांटिटीज हैं, तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है या कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है ना। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रही है, वो हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, इस यहाँ पे एक सर्कल है। अब सर्कल का यहाँ पे आप देखिएगा, इस एक एरिया है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये क्या है हमारे पास? एरिया, एंड यहाँ पे क्या है? रेडियस है, ये हमारे पास पाई है, राइट। अब गाइस जो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड करता हो, ठीक है, जैसे कि ए की वैल्यू अभी आर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, एरिया भी हमारा क्या होता होगा? बढ़ता चले जाएगा। मतलब एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, मतलब ये कह देंगे हम, ये कौन सा फंक्शन है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एंड आर क्या है? आर हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आर क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आर क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम ये देखेंगे गाइस कि अगर हम बात करेंगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर का क्या मतलब होगा? हम ये देखेंगे कि एरिया कैसे चेंज हो रहा है या कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है जब हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है। मतलब रेडियस के चेंज होने से, ठीक है ना, मतलब इस क्वांटिटी के चेंज होने से इस क्वांटिटी में क्या फर्क आ रहा है, ठीक है, कैसे ये क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो हम डेरिवेटिव की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम ये देखना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, रेडियस के, मतलब रेडियस को बढ़ाने से, ठीक है, एरिया हम लोग का कैसे चेंज हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे डी ए अपॉन डी आर से। अब ये डी मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ आर, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं, एरिया का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें पता लग जाएगा कि एरिया कैसे चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो एरिया हमारा कैसे बढ़ रहा है वो पता लग जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे गाइस? डी ए अपॉन डी आर, मतलब कि ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा किस रेट से चेंज हो रहा है हमारा एरिया, ठीक है। समझ में आया? अब गाइस एक चीज़ और, कि जो हमारे पास टाइम होता है ना, वो अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो हमारे पास टाइम होता है वो अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब कि देखिए गाइस, अब टाइम जो है गाइस, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इसको हम, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, है ना। टाइम किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, ये तो आगे बढ़ता ही चले जाएगा, है ना। हम नहीं कहेंगे कि अब ये कब या रुक जाएगा टाइम, है ना। टाइम रुकता नहीं है कभी भी, किसी के लिए टाइम नहीं रुकता, है ना। टाइम क्या होता है? चलते रहता है हर समय, है ना। तो टाइम जो है गाइस, टाइम एक अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं टाइम को, ठीक है, अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि टाइम रुक जाएगा किसी पॉइंट पे, अगर नहीं, टाइम चलता रहेगा, ठीक है। चाहे कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है, टाइम चलता ही रहेगा। इस करके जो टाइम है हमारे पास वो क्या है? अल्टीमेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब गाइस जो हमारे पास अब देखिए गाइस, अगर हमें निकालना हो, अब रेडियस जो है गाइस, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, तो रेडियस जो है हमारे पास, ठीक है, अगर हम आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यहाँ पे टी क्या है हमारे पास? टाइम का वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लूंगा, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा, एंड टी क्या हो जाएगा हमारे पास? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे निकालना हो रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अगर रिस्पेक्ट में निकालना हो तो क्या करूँगा मैं, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले डी ए अपॉन डी आर निकालूंगा, ठीक है गाइस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डी ए अपॉन डी आर निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डी ए आर और डी ए अपॉन डी आर निकालूंगा। उसके बाद इसका भी टाइम के रिस्पेक्ट से सॉल्व करूंगा, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। समझ में आया, पहले डी ए अपॉन डी आर निकालूंगा, उसके बाद डी आर अपॉन डी टी निकालूंगा, तो हमें पता लग जाएगा कि एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं, ओके। तो चलिए इसे क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा इस कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन। अब देखिए द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ गाइस। कभी भी देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी एट द रेट लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे, देखिए गाइस, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, पहले यहाँ पे बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4.3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। ये आपको पता होगा 4.3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब गाइस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है। अब गाइस कहा है कि एट द रेट ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एट द रेट ऑफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, dv अपॉन dt जो है गाइस, dv अपॉन dt जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। किस मतलब कि देखो चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, किसी रेट पे चेंज हो रहा है, रेट का मतलब होता है टाइम, ठीक है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है ये, ओके। तो ये किस तरह से चेंज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड से चेंज हो रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट, हमें क्या करना है, रेट पता करना है एट विच सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे देखो v है ये हमारे पास, है ना, v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू है हमारे पास 4.3 पाई आर क्यूब है, 4.3 पाई आर क्यूब है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, देखो 3 आगे आ जाएगा, 4 3 12 एंड 12 अपॉन 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया। अब देखिएगा अब इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो और यहाँ पे देखो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एंड आर का भी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व होगा ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी आर पॉइंट डी टी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। अब डी आर पॉइंट डी टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी आर पॉइंट डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसको काट दो तो आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी आर पॉइंट डी टी कितना आ गया हमारे पास, 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया, राइट, 2 पॉइंट पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब देखो, अब फाइंड द रेट, यहाँ पे देखो क्या कहा है, फाइंड द रेट एट विच सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग। मतलब क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो वो हमें पता करना है कि किस रेट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है, डी एस अपॉन डी टी, ये पता करना है। एंड व्हेन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ये पूछा गया है, मतलब ये हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता है आपको क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी टी निकालना है ना। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव कर दो, 4 टू 8 पाई आर, ठीक है, एक यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी तो आर आ जाएगा, एंड यहाँ पे डी आर पॉइंट डी टी आ जाएगा। अब डी आर पॉइंट डी टी की जो वैल्यू है यहाँ से रख लो, यहाँ पे देखो क्या थी, 2 पॉइंट पाई आर स्क्वायर थी, तो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 पाई आर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट पाई आर स्क्वायर, राइट।
अब इसको देख लो, इसको कटिंग हो जाएगी, आर के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी, है ना, और पाई के साथ पाई की कटिंग हो जाएगी, बचा कितना 16 आ जाएगा, है ना, 16/r। एंड आर क्या कितने सेंटीमीटर पे निकालना है, 12 सेंटीमीटर पे निकालना है ना। तो यहाँ पे आर की जगह क्या पुट कर दो, 12 पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3 आ जाएगा, है ना, 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस रेट पे इंक्रीज हो रहा है हमारे पास क्या, एरिया। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को कर लिया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप, ठीक है, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। देखिए सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से सैंड डाला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पाइप है, इस तरह से एक पाइप है, इस पाइप से क्या है, सैंड डाली जा रही है, राइट, सैंड डाली जा रही है यहाँ पे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। किस स्पीड से डाली जा रही है, 12 देखो किस स्पीड से डाली जा रही है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से डाली जा रही है, ठीक है। द फॉलिंग सैंड, और जो रेत गिर रही है, ठीक है, फॉर्म्स अ कोन, वो कोन बना रही है ग्राउंड पे आके, ठीक है, वो क्या बना रही है, कोन बना रही है, ठीक है, इस तरह से कोन बना रही है वो ग्राउंड पे आके, ठीक है, वो आके कोन बना रही है, ठीक है। अब देखिए गाइस, इन सच अ वे, इस तरह से कोन बना रही है दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। वो इस तरह से कोन बना रही है कि जो हमारे पास उसकी हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन, जो हाइट है कोन की, ठीक है, कोन की हाइट जो है गाइस, ये वाली कोन की जो हाइट है वो 1/6 है, ठीक है, वो 1/6 है किसके, रेडियस के। ये जो रेडियस है, रेडियस के 1/6 है कोन, ठीक है, मतलब कि जो हाइट है इसकी 1/6 ऑफ द रेडियस है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता क्या करना है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, तो हमें पता करना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, सैंड कोन इंक्रीजिंग, कि हाइट किस तरह से बढ़ेगी व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, किस स्पीड से बढ़ रही होगी जब हाइट हमारी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो वो पूछा गया हमसे, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है गाइस, कि हमें देखिए गाइस, जब हम जब यहाँ से रेत डाली जाएगी तो यहाँ पे कोन बनेगा, राइट, कोन बनेगा, है ना, एंड कोन का हम कोन का एक वॉल्यूम होगा, राइट, एंड वो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना, वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। यही तो कहा गया ना कि जब सैंड से पोर किया जा रहा है, पाइप से सैंड को पोरिंग की जा रही है, ठीक है, तो वो किस स्पीड से कोन बना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दिया गया हमें dv/dt दिया गया है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या दिया गया है, dv/dt, ठीक है, ये दिया गया है हमें। ओके, एंड हमें निकालना है, देखिए क्या है, एंड हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, है ना, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, एंड हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, की कोन की जो हमारी हाइट है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है, कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, हाइट किस अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, वो हमें चेक करना है। जब हाइट क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये हमें पता करना है गाइस, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो dv/dt दिया गया ना, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, राइट, और dv/dt कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे dv/dt कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2/3 आ जाएगा। एक चीज और करते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू 1/6 r है ना, तो r कितना हो जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा, राइट, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, r की जगह 6h पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे 6h पुट कर लेते हैं, 6h का स्क्वायर यहाँ पे h, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, 6 का कितना होता है हमारे पास, 36 होता है, 36h क्यूब आ जाएगा, राइट, 36h क्यूब आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ इसकी कटिंग कर दो तो 12 आ जाएगा, v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dv/dt कर लेते हैं, dv/dt कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 36 पाई h आ जाएगा, 36 पाई h, एंड ये dv/dt कितना दिया हुआ है हमें, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, देखो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं,
इज इक्वल टू 36 पाई एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और साथ में गाइज यहाँ पे एक चीज़ और, कि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो एच के साथ हमारे पास डी एच पॉइंट डी टी भी तो आएगा ना, डी एच पॉइंट डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो डी एच पॉइंट डी टी भी आएगा, डी एच पॉइंट डी टी भी आएगा। इसके साथ इसकी कटिंग का तो 3 आ जाएगा। एंड जब हम डी एच पॉइंट डी टी को निकालेंगे, डी एच पॉइंट डी टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई एच आ जाएगा, राइट, 1/3 पाई एच आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 पाई एच आ जाएगा, है ना। और एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, एच का यहाँ पे स्क्वायर भी तो आएगा ना, देखो 3 आगे आ जाएगा एंड एक पावर घटेगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, एच का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब हमें निकालना क्या था, 4 सेंटीमीटर पे निकालना था, एच इज इक्वल टू जब 4 सेंटीमीटर है तब, है ना। तो यहाँ पे एच की जगह 4 पुट कर लो, डी एच पॉइंट डी टी, जब एच हमारा क्या हो 4 हो तो 4 पुट कर लो यहाँ पे एच की जगह पे। ठीक है, तो एच की जगह 4 पुट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 पाई, एंड यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ पे आ गया 16 3 कितना होता है, 48 होता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/48 पाई। ठीक है, 1/48 पाई, ओके, 1/48 पाई। ठीक है, एंड हाइट है तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि इस सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे किया, देखो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो जो हाइट है हमारे पास 1/6 आर के बराबर है। ठीक है, रेडियस से 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। रेडियस जो है ठीक है, आर इज इक्वल टू 6h आ जाएगा हमारे पास, एंड वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है। ठीक है, उसको सॉल्व कर लिया हमने डी वी अपॉन डी टी से, एंड यहाँ से डी एच अपॉन डी टी निकाला, एंड एच की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, बस इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, यहाँ पे कर्व दी गई है। ठीक है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कर्व दी गई है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका। 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व दी गई है हमें। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, हमें पॉइंट्स पता करने हैं कर्व पे, एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमें ऐसे पॉइंट्स पता करना है कर्व पे, ठीक है, जिसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर रहा है 8 टाइम फास्ट x कोऑर्डिनेट के, 8 टाइम फास्ट चेंज कर रहा है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज को कैसे लिखते हैं, डी से हम, है ना, तो क्या लिखेंगे, डी वाई जो है हमारे पास, मतलब कि y जो चेंज कर रहा है वो चेंज कितना हो रहा है, 8 टाइम फास्ट हो रहा है। ठीक है, किससे, एक्स कोऑर्डिनेट से। ठीक है, जो देखो यही तो लिखा है ना, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट से 8 टाइम फास्ट ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट्स पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, अगर ये देखो मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू 8 आ गया, ये चीज़ आ गई, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू पता लग चुकी है हमें, 8 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव कर लेते हैं, एंड वहाँ पे 8 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 था, है ना, इसको सॉल्व करो तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो एक्स यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0, राइट, यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या है, 6 है, 1.2, है ना, यहाँ पे कितना है, 8 है, 8 है हमारे पास, है ना, एंड ये इसको इधर ही रहने देते हैं, 8 × 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, डी वाई पॉइंट डी एक्स की जगह पे 8 पुट कर दिया। ओके, तो 8 × 2 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16, एंड एक्स को देखेंगे तो +-4 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू एक बार हम प्लस रख के देख लेते हैं, एक बार माइनस रख के देख लेते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम एक्स की वैल्यू 4 रखें, ठीक है, प्लस का 4 रखें, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वाई की वैल्यू, देखो 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 64, 4 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2, y इज इक्वल टू 66 अपॉन में 6, ये आ जाएगा हमारे पास 11, तो y आ गया हमारे पास 11। अब जब हम x की वैल्यू क्या रखें, -4 रखें, तो कितना आएगा, इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू माइनस का 64 प्लस 2, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास
माइनस का 62 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 62 आ जाएगा, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का 62 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट। और हम इसको और काट के क्या लिख सकते हैं, 31/3 लिख सकते हैं, राइट, माइनस 30/1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया गाइस आंसर, देखो एक तो आया हमारे पास पॉइंट, देखो कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक आया हमारे पास 4 एंड 11 है ना, 4 एंड 11, एक पॉइंट आया हमारे पास 4 एंड 11, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा आया हमारे पास -4 एंड -31/3, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिन पे जो हमारे पास y होगा वो चेंज कर रहा होगा 8 टाइम फास्ट देन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब है नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है ये देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गाइस हम किसी भी फंक्शन को, ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब कहते हैं, हम किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब कहते हैं अगर गाइस उस उस फंक्शन में x की वैल्यू के बढ़ने से, ठीक है, अगर y की वैल्यू भी बढ़ रही हो तो, ठीक है, अगर किसी फंक्शन में x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो फंक्शन को क्या कहेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू बढ़ने से, देखियो यहाँ पे जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पे x की जैसे जैसे हम वो वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसी तरह से y भी हमारा क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, y भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट होगा ना, यहाँ पे देखो जो टेंजेंट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टेंजेंट भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेंजेंट इज पॉजिटिव एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड गाइस जो हमारे पास डेरिवेटिव भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड डेरिवेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है अगर x की वैल्यू के बढ़ने से, ठीक है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू को बढ़ने से, ठीक है, y की वैल्यू घट रही है, ठीक है, x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, x की वैल्यू के बढ़ने से, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है बट y की वैल्यू क्या है, कम हो रही है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है, घट रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, समझ में आया। एंड यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट होगा हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। एंड डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास, जीरो से कम होगा या नेगेटिव होगा, ओके। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट होता है गाइस इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है गाइस कि x की वैल्यू को बढ़ने से, ठीक है, अगर x की वैल्यू के बढ़ने से y की वैल्यू कभी कभी क्या होती है, बढ़ती है, कभी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, या कभी क्या होती है, कभी बढ़ जाती है, ठीक है, कभी बढ़ती है, कभी कांस्टेंट रहती है, कभी घट जाती है, तो इस तरह से, ठीक है। क्या होता है, देखो x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू कभी बढ़ती है या कभी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, या तो बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। x की वैल्यू को बढ़ने से, देखो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, कांस्टेंट रह रही है, उसके बाद फिर से बढ़ रही है, ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, फिर से बढ़ती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। एंड इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, ठीक है, डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है इसमें, क्योंकि बढ़ रही है ना, तो इसलिए ग्रेटर देन जीरो होता है। एंड हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के बराबर होता है इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है। एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू या तो कभी कभी बढ़ती है या क्या होता है, कांस्टेंट रहती है, बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से, ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू या तो घटती है या कांस्टेंट रहती है, ठीक है, या तो घटती है या कांस्टेंट रहती है, तो क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है, घट रही है या क्या रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन होता है वो लेस देन जीरो होता है, ठीक है, इसमें फंक्शन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो लेस देन जीरो, ठीक है, इसमें इंक्रीज हो रहा था तो ग्रेटर देन जीरो था, इसमें लेस हो यहाँ इसमें कम है तो
लेस देन 0 लिख देंगे, ठीक है। एंड हमारे पास जो स्लोप होगा, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे, 0 के बराबर होगा। एंड यहाँ पे भी टेंजेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे जो टेंजेंट होता है 0 के बराबर होता है। यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, मतलब या तो पॉजिटिव रहेगा टेंजेंट या 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो टेंजेंट नेगेटिव रहेगा या 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट या तो नेगेटिव रहेगा या 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट होता है गाइस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे आप देखो फंक्शन क्या होता है गाइस, ना तो यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रही है फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज, मतलब ना ही ये इंक्रीज हो रही है अच्छे से ना ही ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, अब यहाँ पे मैंने सम अप करके लिखा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो, ग्रेटर देन 0 होगा तो, अगर डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड अगर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ग्रेटर यहाँ पे पॉजिटिव होगा 0, ठीक है, यहाँ पे मत देखो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इंक्रीजिंग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है यहाँ पे तो, ठीक है। यहाँ पे याद रख लेना बस, इससे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो सिर्फ और सिर्फ घटेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, 0 के ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। डिक्रीजिंग में ठीक है, 0 से कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, 0 से लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ओके, अब गाइस एक और नोट है हमारे पास, इफ ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग भी होगा। अगर कोई फंक्शन मान लो, देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी होगा, और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग भी होगा। बट अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे गाइस, क्योंकि देखो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो इक्वल भी आ जाए, है ना, इक्वल होगा तब भी तो इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो इसीलिए हर एक इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, और इसी तरह से हर एक डिक्रीजिंग फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग होगा ही, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग होगा ही, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, फॉर द इंटरवल इन विच द फंक्शन, फंक्शन दिया गया हमें, एंड हमें कहा गया कि ये हमारे पास कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास -2x³ -9x² -12x+1, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, राइट। अब हमें बताना है कि ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, एंड हमें बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब इसका डेरिवेटिव करें, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहते हैं हम, जब जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, है ना, लेस देन 0 आ जाए तो क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पता करते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पता करते हैं, मतलब डेरिवेटिव को क्या करके रखते हैं, ग्रेटर देन 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, तो कितना आ जाएगा, -6x², ठीक है, -6x² आ जाएगा। उसके बाद माइनस का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18, है ना, 9 × 2 = 18, 18x -12, राइट, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 रख के देखेंगे। तो इसमें से 6 कॉमन है तो कॉमन निकाल दो, 6 -6 को कॉमन निकाल दो, x² +3x+2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या करो, -6 बाहर निकालो, एंड इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x+1 एंड x+2, x² x+2x करके देख लो, है ना, यही आ जाएगा। एंड सॉल्व करो इसको, x+1 आ जाएगा एंड x+2 आ जाएगा, है ना, x+1 एंड x+2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना कुछ हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे गाइस, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, देखो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे ना, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। एक आ जाएगा हमारे पास x = -1,
ठीक है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? जब इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक तो -1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यूज कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्स की वैल्यूज हमने निकाली यहाँ से। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा तो -1 आ गया, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा तो -2 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 पहले, यहाँ पे -1 इधर, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अब हम कैसे पता करते हैं कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे ना आप क्या करो गाइस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड वाली कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे क्या हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट करके देखो। जैसे कि यहाँ पे मैं 0 पुट करके देखता हूँ इस पे। ठीक है, इधर वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, -1 से छोटा कोई भी पॉइंट आप पुट करके देखो इधर। ठीक है, तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो मैं जैसे यहाँ पे 0 पुट करके देखा, 0 पुट किया तो 0+1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा देखो, जब आप 0 पुट करोगे तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। यहाँ पे -6 का है तो -6 ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड यहाँ पे 0 पुट करूंगा, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया हमारे पास, माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, -1 एंड -2 के बीच में कोई भी नंबर पुट करके देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया, -1.5 पुट करके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1.5 पुट करोगे तो ये तो हमारा नेगेटिव रहेगा, ये वाली चीज़ तो नेगेटिव ही रहेगी। यहाँ पे पुट करोगे -1.5, ठीक है, -1.5 पुट करोगे, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, है ना, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे पुट करके देखो -1.5, -1.5 पुट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा। ये देखो इस साइड वाला सारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एंड इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इस साइड वाला देखते हैं, अगर हम -2 के बीच, -2 एंड इधर से कोई भी -2 के से छोटा कोई भी नंबर पुट करके देखे, जैसे -3 पुट करके देखा मैंने यहाँ पे, तो कितना आया, -3+1 -2। ठीक है, माइनस का आया, माइनस का आया, ये भी माइनस का। एंड यहाँ पे पुट करके देखा -3+2, तो ये भी कितना आया, माइनस का आया, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ। देखो ये चीज़ थी -2 एंड -1 था, है ना। तो इधर क्या आया, नेगेटिव आया, इधर क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव आया, एंड इधर भी क्या आया हमारे पास, क्या आया, इधर भी नेगेटिव आया, है ना। अब देखिए गाइस, अगर कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा हो ना, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला एरिया लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे पॉजिटिव वाला। हम क्या करेंगे, ये वाला पॉजिटिव वाला एरिया लेंगे। तो कौन कौन सा है पॉजिटिव वाला एरिया, -2 से लेकर क्या है, 1 तक है, मतलब एक्स -2 से लेके -1 तक है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इस एरिया में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 से लेके -1 तक। ओके, ये हमने चेक किया गाइस, ये हमने चेक किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ये सारा चेक किया हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब हम डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं। तो डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, हम इसको 0 से छोटा रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे देख लेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है एंड इधर क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देखो माइनस कौन कौन से एरिया में था, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक नेगेटिव था। ठीक है, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक नेगेटिव था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक इन्फिनिटी था। उसके बाद ब्रेक लगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनियन लगा देंगे। उसके बाद -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये आ गया। इस एरिया में हमारे पास क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। ठीक है, एंड इस एरिया में क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, समझ में आया। जो हमारे पास माइनस वाला एरिया होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होगा, प्लस वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एरिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, या में हमारे पास फंक्शन दिया गया है x/3 + 3/x, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस इन द इंटरवल। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। कौन सा इंटरवल है, -3 से लेकर 0 तक, उसके बाद यूनियन 0 से 3 तक। कौन सा इंटरवल है, -3 से 0 यूनियन 0 से 3 तक, ये हमारे पास क्या है, इंटरवल है। इस फंक्शन में क्या कर रहा है, इस इंटरवल में क्या कर रहा है जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिएगा
डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें फंक्शन कौन सा दिया गया है, इस फंक्शन है x/3 प्लस 3/x। ये हमें बताना है कि डिक्रीज कर रहा है कौन से फंक्शन में, ये गिवन है, ठीक है। एंड हमें शो क्या करना है गाइस, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हमें फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में, -3 से 0 यूनियन 0 से 3, इस इंटरवल में क्या है डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, ये हमें बताना है। तो डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेस देन गाइस, लेस देन, ठीक है, ये साइन लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 1/3, एंड इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3/x² आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, -1 आ जाएगा, इधर ऊपर चले जाएगा, फिर उसके बाद -1 इधर आया, ठीक है। पावर एक कम हो जाएगी तो माइनस का 2 बन जाएगा, एंड नीचे आके ये प्लस का 2 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना आप, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये क्या होगा, ये गाइस लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा ये चीज़, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जब एलसीएम ले लेते हैं नीचे 3x² एंड ऊपर x² -9, ठीक है, 3 3 9, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, है ना। अब गाइज ये चीज़ तो कभी भी 0 हो नहीं सकती, है ना, ये चीज़ तो कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 आएगा नहीं, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब x हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, x हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि यही चीज़ 0 होगी, है ना। मतलब क्या है गाइज, x² -9 जो है, ठीक है, वही क्या होगा, 0 से कम होगा, है ना। देखो ये तो कभी भी चीज़ 0 नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज़ तो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें 0 से कम प्रूफ करना है तो यही चीज़ होगी, यही चीज़ क्या होगी, 0 से कम होगी, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ओके। हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, x², ठीक है, यहाँ पे x² 9, ठीक है, x² इज लेस देन 9, ये आ जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, वो बना लेते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक तो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, है ना। अब इस पॉइंट पे देख लो आप, क्या आ जाएगा, देखो x² -9 ये था, x-3, x+3, हमने ये ऐसे किया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस पॉइंट पे गाइस अगर मैं 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख लेता हूँ तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। एंड इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर रखूंगा मैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रख लिया, मान लो -2 रख लिया, ठीक है, तो -2 ये भी माइनस का हो जाएगा, एंड ये हमारे पास प्लस का रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल माइनस का हो जाएगा ये, एंड ये हमारे पास प्लस का रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे गाइस हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेस देन है, ठीक है, लेस देन कौन से एरिया में रहेगा, ठीक है, लेस कौन से एरिया में रहेगा, डिक्रीजिंग कौन से एरिया में रहेगा, ये वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 से लेकर 3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट 0, 0 को नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को नहीं लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा 0 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 गाइस इसके डोमेन में नहीं आ रहा था। मैंने आपको कहा ना कि एक्स हमारा 0 नहीं हो सकता, है ना। अगर ये 0 हो जाएगा गाइस तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा फंक्शन तो अनडिफाइंड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास x² -9 ही हमारा क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, है ना। यही हमारा क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता। एक्स 0 तो देखो यहाँ पे लिखा था ना, 0 और लेस देन और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, एक्स हमारा इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आपको बताया क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। अब बचा क्या, अगर हम इसको लेस करना है तो इसका मतलब यही लेस होगा, है ना। x² -9 ही हमारा क्या होगा, लेस होगा इससे, 0 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सेप्ट 0 कर दिया यहाँ पे, ओके, एक्सेप्ट 0 कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 से 0, ठीक है, यूनियन 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके।
तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा गया है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ठीक है। तो देखते हैं गाइस क्या होगा। फाइंड द इंटरवल में इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें ये हमारा क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है हमें, तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, ठीक है, कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब गाइस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग कैसे पता करते हैं? अगर हम इंक्रीजिंग के बारे में बात करें, फॉर इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग के बारे में बात करें, इंक्रीजिंग कैसे पता करते हैं हम? इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के प्रूफ करते हैं, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में रखकर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, फिर इंटरवल आ जाएगा हमारे पास। और डिक्रीजिंग के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको हम लेस देन और इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो रखेंगे। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास? साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस का साइन एक्स। ओके, अब देखिए, अब ये हमारे पास देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे उससे पहले लिख लो आप कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। और अगर मैं यहाँ पे इसको इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा हमारे मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसका मतलब कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा, जिसमें कॉस एक्स क्या होगा, बड़ा होगा साइन एक्स से, जिसमें कॉस एक्स हमारा बड़ा होगा साइन एक्स से, वो वाला फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब जिसमें cos x जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स होगा, वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे रखते हैं cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, है ना। और अगर मैं इस साइन को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब cos x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन वहां पे होगा जहाँ पे cos x जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, साइन x के, ठीक है। cos x क्या है, लेस देन और इक्वल टू किसके है, साइन x के। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वो पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे cos x एंड sin x क्या हो, एक दूसरे की इक्वल हो। अगर मैं गाइस इस चीज को देखो, अगर मैं f ऑफ x को जीरो के बराबर रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं f ऑफ x को जीरो के बराबर रखता हूँ तो क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एंड cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन x के बराबर आ जाएगा। cos x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, साइन x के बराबर आ जाएगा, राइट। अब देखो cos x एंड साइन x दोनों इक्वल कब होते हैं गाइस, cos x एंड साइन x कब इक्वल होते हैं, पाई अपॉन फोर पे होते हैं, पाई अपॉन फोर में होते हैं, ठीक है, ठीक है। cos 45 एंड sin 45 1/√2 होता है, ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब गाइस हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है हमारे पास जीरो, ठीक है, जीरो होता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, पाई/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, 3 पाई/2 होता है, उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 पाई होता है, राइट, ये होता है। अब यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंड कोसिकेंट साइन एंड कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पे साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, कॉस एंड सीकेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। अब देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम गाइस ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो हमारे पास साइन कॉस एक्स एंड साइन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। तो एक तो हमें पता लग गया पॉइंट क्या है, पाई/4 पे इक्वल है, ठीक है, कॉस एक्स एंड साइन एक्स की वैल्यू पाई/4 पे हमारे पास क्या है, इक्वल है। और पॉइंट्स देखते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता लग गया
पाई/4 में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/4 पे क्या होते हैं, कॉज एक्स एंड साइन एक्स इक्वल होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं गाइस। सेकंड क्वाड्रेंट में या तो आप क्या करो, पाई/2 प्लस पाई/4 कर लो, या आप क्या करो, इसमें मतलब कि पाई में पाई-4 क्या करो, घटा दो, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। देखो, पाई माइनस पाई/4 क्या करो, कम कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 - 1 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 पे गाइस, 3 पाई/4 पे क्या हमारे पास कॉज एक्स एंड साइन एक्स इक्वल होता है। तो देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें cos 180 माइनस थीटा की, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है हमारे पास cos 180 माइनस थीटा। यहाँ पे जो कोसिकेंट है ना गाइस, वो क्या है, नेगेटिव का रहेगा, बट जो साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, राइट। तो इसका मतलब गाइस क्या है कि हमारे पास ये पॉजिटिव करेगा, इसका मतलब साइन एंड कॉस का जो मतलब साइन होगा वो वैरी करेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉज एक्स एंड साइन एक्स इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज एक्स एंड साइन एक्स इक्वल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हमारे पास कॉज एक्स एंड साइन एक्स इक्वल होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो, पाई+पाई/4 कर लो, पाई+पाई/4 कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 पाई/4। तो 5 पाई/4 पे देखिएगा इस, यहाँ पे क्या है, tan एंड cot क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, मतलब साइन एंड cos दोनों ही नेगेटिव होंगे। इसका मतलब पाई/4 भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास पाई/4 आ गया, एक आ गया हमारे पास 5 पाई/4। 5 पाई/4 पे भी क्या होगा हमारे पास, दोनों जो होंगे cos x एंड sin x क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम गाइस बात करते हैं, अब हम कोई और पॉइंट देखते हैं, इस पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट देखें तो गाइस यहाँ पे 3 पाई/2 है, एंड 3 पाई/2 को या तो आप प्लस कर लो पाई/4 से, या 2 पाई में से माइनस कर लो पाई/4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पाई में पाई/4 माइनस कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 - 1 7 पाई/4। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोसिकेंट आ जाएगा, यहाँ पे कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा बट साइन नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉज एक्स इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉज एक्स एंड साइन एक्स इक्वल नहीं होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आए हमारे पास, मतलब पाई/4 एंड 5 पाई/4, ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो कॉज एक्स एंड साइन एक्स की वैल्यू जो होगी क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं गाइस, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो छोटा सा ग्राफ बनाया हमने, ओके। देखो, हमें पता है गाइस, साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। साइन एक्स यहाँ पे जैसे 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट और, यहाँ पे पाई ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 पाई ले लेते हैं, ओके। तो जो हमारे पास साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, साइन 0 से स्टार्ट होता है, राइट। साइन क्या होता है हमारे पास, 0 से, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, साइन का इस तरह से होगा, देखो इस तरह से होगा कुछ ग्राफ हमारे पास साइन का, इस तरह से होगा कुछ ग्राफ, राइट। इस तरह से होगा हमारे पास ग्राफ इसका, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्या होगा हमारे पास, पाई/4 होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसके बीच में 5 पाई/4 होगा, राइट। एंड अब मैं क्या करता हूँ, कॉस का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा वो, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ इधर से स्टार्ट होगा एंड इधर जाएगा, राइट। उसके बाद इस तरह से चले जाएगा, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस का ग्राफ हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ, ये हमारे पास साइन का था, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस का ग्राफ आ गया। अब गाइस ध्यान से देखो, अब हमें ये देखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो हम क्या देख रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन में कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए साइन एक्स के, कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, साइन एक्स के होना चाहिए, ठीक है। कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए साइन एक्स के। तो कॉस एक्स ग्रेटर कहाँ पे है, देखो ध्यान से, कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ग्रेटर है, देखो यहाँ पे साइन तो यहाँ पे है, कॉस एक्स क्या है, यहाँ पे है, मतलब 0 से पाई/4 तक जो हमारा कॉस एक्स है वो ग्रेटर है, ठीक है। 0 से पाई/4 तक हमारे पास कॉस एक्स क्या है, ग्रेटर है, राइट। 0 से पाई/4, और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ग्रेटर है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ही ग्रेटर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 5 पाई/4 से लेकर, ठीक है, 5 पाई/4 देखो यहाँ से भी ग्रेटर है, राइट। 5/4 से कॉस एक्स ग्रेटर है ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 पाई/4 से लेकर, ठीक है, 2 पाई तक भी हमारे पास क्या है, कॉस एक्स ग्रेटर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है, ओके। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, देखो
अब हम बात करें डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, डिक्रीजिंग होगा हमारे पास, देखो 0 से π/4 तक ग्रेटर था, बट अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिक्रीजिंग है cos x का, π/4 से लेके 5π/4 तक, ठीक है, π/4 से लेके 5π/4 तक, ये क्या है जो हमारे पास cos x का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे जो cos x का ग्राफ है वो क्या है, डाउन है। इस यहाँ से देखो, ये जो ग्राफ है ये क्या है, डाउन है, राइट, ये क्या है, डाउन है साइन एक्स के मुकाबले, साइन एक्स के मुकाबले ये जो cos x का ग्राफ है ये क्या है, डाउन है थोड़ा सा, राइट, ये देखो ये थोड़ा सा डाउन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5π/4 अब से लेकर 2π तक, ये क्या है, डिक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी 5π/4 से लेकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास π/4 से लेकर, है ना, π/4 से लेकर 5π/4 तक क्या है, डाउन है, 5π/4 से लेकर 5π/4 तक, ठीक है, π/4 तक से लेकर 5π/4 तक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारे पास फंक्शन, ठीक है, π/4 से 5π/4, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन है ना ये cos x का ग्राफ, ये देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 से 5π/4 तक, ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा, 0 से लेकर π/4 एंड π/4 से 0, ये क्या हो जाएगा, cos x ग्रेटर हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। तो गाइस मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, जिस पॉइंट पर जाकर जो हमारा फंक्शन होता है वो मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लेता है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर जाकर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, ठीक है, इस फंक्शन जो हमारा फंक्शन है इस पॉइंट पर जाके क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को क्या करेगा, अटेन करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं, ओके। एंड मिनिमा क्या होगा, जिस पॉइंट पर जाके जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा उसको क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे, ओके, तो इसको क्या कहेंगे, हम मिनिमा कह देंगे, ओके। एक गाइस होती है बात यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, एक होते हैं हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस क्या होता है। देखो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। देखिए गाइस कोई भी फंक्शन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है इस तरह से। अब गाइस यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, ये अपने एरिया में, ठीक है, ये अपने एरिया में क्या है, सबसे मिनिमम है, ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये अपने एरिया में, ये वाला जो पॉइंट है ये अपने एरिया में, इधर उधर जो अपना एरिया है अपने एरिया में मिनिमम है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा लोकल मिनिमम, ठीक है। अपने एरिया में अगर कोई पॉइंट मिनिमम है तो उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम, एंड अगर अपने एरिया में कोई पॉइंट मैक्सिमम पे है तो हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम कहेंगे। यहाँ पे भी अपने एरिया में ये जो पॉइंट है ये क्या है, लोकल मिनिमम, ठीक है, अपने एरिया पे जो मैक्सिमम पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एंड एंड पॉइंट का हम लोग नहीं निकालते, ठीक है, एंड पॉइंट का कभी भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालते, ठीक है। अब गाइस देखिए, अब एक एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है गाइस पूरे के पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, पूरे के पूरे ग्राफ में जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे ग्राफ में अगर कोई हमारे पास कर्व है जो कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है पूरे के पूरे ग्राफ में से, ठीक है, पूरे के पूरे ग्राफ में से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जहाँ पे पूरी मैक्सिमम वैल्यू है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। एंड अगर कोई टोटली यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम कहेंगे, एंड यहाँ पे अगर सबसे नीचे है कोई पॉइंट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग एंड पॉइंट्स का कभी भी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा मतलब पूरे ग्राफ में से सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मैक्सिमम होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, और सबसे कम जो होगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो होप करता हूँ लोकल मैक्सिमम और लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में पता लग गया होगा आपको डिफरेंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए गाइस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी फंक्शन है मान लो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है,
उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, उसका डेरिवेटिव कर लो, उसको जीरो के बराबर प्रूफ कर दो। डेरिवेटिव करके उसको जीरो के बराबर प्रूफ कर दो। अब डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर प्रूफ करने के बाद आप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्या करो आप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है, क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन होगा। मान लो हम C1 पॉइंट पे पता करना चाहते हैं कि कोई पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, C1 जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, तो कैसे पता करेंगे। अगर गाइस अगर गाइस वो जो ग्राफ होगा, है ना, अगर गाइस वो जो ग्राफ होगा, क्या होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अगर वो कोई हमारे पास ग्राफ होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, मतलब पहले पॉजिटिव था उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो वो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। एंड अगर कोई ग्राफ है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। एंड अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमा हो जाएगा। पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। एंड अगर कोई पॉइंट चेंज ही ना हो, मतलब अगर अपने कोई साइन ही चेंज ना करे, ठीक है, यहाँ पे देखो साइन चेंज किया था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव से पॉजिटिव तक ही रह गया, मतलब साइन चेंज ही नहीं हुआ, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा वो। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है वो, मतलब कि साइन क्या हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लेंगे। ओके, समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमें पता करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के टेस्ट से कैसे पता कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर दिया एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास थ्री का इधर आ जाएगा, 3 to 6x² आ जाएगा, -42x प्लस 36 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का 1 बन जाएगा, इजिकल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। जीरो के बराबर पुट करके क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं हम, मतलब एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज देखो, इसको सॉल्व किया जब, तो यहाँ पे पहले तो 6 कॉमन था, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कितना आया हमारे पास, एक्स इजिकल टू 6 आया एंड एक्स इजिकल टू 1 आया, दो वैल्यूज आई हमारे पास। अब इस पॉइंट पे हमें पता करना है कि 1 पे एंड 6 पे हमारे पास ये जो 1 पॉइंट है एंड 6 है, ये हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था क्या 6, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या था 6। तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके देखो। अगर 6 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पे देखो 7 पुट करके देखो, 7 - 6 प्लस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 - 1 ये भी प्लस का रहेगा, तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी नंबर भर के देखो, 5 रख के देखो, 5 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 - 6, तो मतलब ये माइनस का आ गया, अब ये भी पूरा का पूरा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके देखो, 1 से कोई भी छोटा कोई पुट करके देखो आप। ठीक है, माइनस का कोई भी नंबर पुट करके देखो, माइनस का कुछ कुछ भी पुट करोगे आप, जैसे कि -2 पुट करके देख लो आप, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी -3 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से याद कर सकते हो आप, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो याद। ओके, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम गाइस बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। अब देखिए गाइस, अब हमें सबसे पहली बात है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमें साइन देखने पड़ते हैं सबके। ठीक है, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है इसमें, तो इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वही तरीका है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आप क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव करो। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करो। अब सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद गाइस, आपने क्या करना है, वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को एक एक करके पुट करना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको क्या करना है, एक एक करके पुट करना है। ओके,
आपको एक एक करके पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे हमारे पास C1, C2 एंड C3, हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले C1 को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। अगर अगर गाइस, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा, ठीक है, अगर हमारे क्या हो सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव निकाला एंड वो क्या आ जाए, हमारा लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब जीरो से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया। एंड अगर एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब अगर जीरो के बराबर आ गया, हो सकता है ना, देखो या तो हो सकता है कि छोटा आ जाए, जीरो से लेस आ जाए, है ना, या आ सकता है ग्रेटर आ जाए। अब अगर बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे गाइस, फर्स्ट डेरिवेटिव, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, वो फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, याद इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। उल्टा केस है, अगर जीरो से कम, जीरो से कम तो मैक्सिमम, जीरो से ज़्यादा तो मिनिमम, जीरो से कम तो मैक्सिमम, जीरो से ज़्यादा तो मिनिमम, एंड अगर जीरो के बराबर आ गया तो फेल हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके देखेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसको सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट में पुट करके देखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाला तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x² माइनस 42x प्लस 30x, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं आप, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा, 6 को बाहर निकालो, इसको आप जीरो के बराबर पुट करो, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। 7x प्लस कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6x माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू जीरो। और हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, एक आएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ना, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, क्या इस क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स क्या है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से, एक्स इज इक्वल टू 6, एक हो गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये था, सेकंड डेरिवेटिव पुट करो, 6 टू द 12 आ जाएगा, ठीक है, 12x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 42, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करके देखो, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 6 पे पुट करके देखते हैं। 6 पे अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एट पॉइंट 6, तो आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 42, 48 माइनस 42 आ जाएगा हमारे पास 6। एंड अगर हम यहाँ पे 1 पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा, एट पॉइंट 1। एंड एट पॉइंट यहाँ पे गाइस, सॉरी, यहाँ पे 12 6 72 होता है, राइट, 12 6 72 होता है, गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो 30 क्या है हमारे पास, 30 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का आया है ना, 30 क्या आया, पॉजिटिव का आया। तो यहाँ पे एट पॉइंट, अब हम पॉइंट पुट करके देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 42, तो 12 माइनस 42 दैट इज माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 30 है, पॉजिटिव का 30। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव आ जाए वॉल वैल्यू, है ना, अगर वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मतलब जो डेरिवेटिव हो वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, है ना, जीरो से ग्रेटर आ जाए, तो ये क्या होता है हमारे पास, पॉइंट ऑफ, क्या हो जाता है ये, पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो मिनिमा, ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ क्या हो गया, ये मिनिमा हो गया। एंड यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मैक्सिमा वैल्यूज, ठीक है। एंड अगर जड़ी जो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट कर यूज़ करके। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लीस्ट वैल्यू फंक्शन पता करनी है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू पता करनी है हमें, तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पता करेंगे, पहले हम एफ ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना। डेरिवेटिव करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करके देख लेंगे, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा। ओके, चलिए करके देखते हैं।
तो हमें दिया गया है सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन है ए एक्स प्लस बी पॉन एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ए माइनस बी पॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा, इसको हमने जीरो के बराबर पुट करके देखते हैं। जीरो के बराबर पुट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐसे करो बी पॉन एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पे ले जाओ इसको, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी पॉन ए आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट बी पॉन ए आ जाएगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस का, यहाँ पे टू है तो टू बी अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, राइट। एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, है ना। एक्स के साथ अगर हम मान लो यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करके देखते हैं, तो अगर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे बी पॉन ए, ठीक है, प्लस का बी पॉन ए पुट करेंगे यहाँ पे, अगर हम एक्स की जगह प्लस का बी पॉन ए पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव का पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये हम अगर पॉजिटिव का पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। एंड अगर पॉजिटिव का आ गया, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स का जो मतलब डबल डेरिवेटिव है वो क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आ गया हमारे पास जीरो के। तो ये क्या होता है गाइस, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, राइट, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। देखो ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मिनिमा, जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा। तो ये छोटा जीरो, देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमा आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो मिनिमा आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होता तो मैक्सिमा आ जाता, ठीक है। थोड़ा उल्टा है मतलब केस इसका, ओके। तो यहाँ पे मतलब हमें लीस्ट वैल्यू ही पता करनी थी, तो ये पता लग गई। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में ये वैल्यू पुट करके देख लो, ये वाली वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिसमें इसमें पता पुट कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास ये, राइट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इस चीज़, तो कितना आ जाएगा, ए था पहले से ही, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ए था ही हमारे पास पहले, और अपॉन में अंडर रूट बी, यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी अपॉन में अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब इसमें इसको कटिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी एंड प्लस ए बी, तो ये आ गया हमारे पास टू ए बी, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला पहले, उसके बाद क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव वैल्यू हमने पुट ही नहीं करनी। देखो देखो नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे ना तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें बस लीस्ट वैल्यू पता करनी है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट की, क्योंकि पता है कि अगर हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास वो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, एंड यही हमें पता करना था, ओके। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। ऑन द इंटरवल, ये इंटरवल दिया गया है, ठीक है, मतलब हमें एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एंड एक चीज गाइस कि अगर एंड पॉइंट गिवन है, व्हेन एंड पॉइंट इज गिवन, नो नीड टू सॉल्व फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अगर हमें एंड पॉइंट गिवन होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करोगे इसको, इसका सॉल्व करके इसका मतलब डेरिवेटिव लेके क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम लोग देख लेंगे, देखिएगा इस कैसे करेंगे।
तो इस केस में गाइस एंड पॉइंट जब गिवन है ना, हम क्या करेंगे गाइस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, बस इतना करना है हमें, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन दिया गया है, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया गया। फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, ये दिया गया है। अब इसको एक बार डेरिवेटिव करो इसका, तो कितना आ जाएगा, 6x² प्लस 6x² माइनस 30x प्लस 36, ये आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से 6 को बाहर निकालो, x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 0 के बराबर प्रूफ करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 और 2, है ना, माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 3, और x माइनस 2, राइट। x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितने आ गए, 3 आ गई, एक आ गई हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। तो ये क्या आ गए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये क्या आ गए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर गाइस क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए और एंड पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ पे हम लिखेंगे f(x), ठीक है। देखो एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में देखो हमें एंड पॉइंट्स गिवन है, दैट इज 1 और 5, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है, इंटरवल 1 और 5 हमें गिवन है, एंड पॉइंट्स गिवन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, है ना। एंड हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या है हमारे पास, 2 और 3 आए, ठीक है। अब हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। जब 1 पुट करोगे तो देखो कितना आएगा, 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, -13 प्लस 1, -13 प्लस 1 माइनस का 12, माइनस का 12 एंड प्लस 36 आ जाएगा 24, ठीक है। प्लस का 24, 2 पुट करके देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 16, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 460 एंड यहाँ पे 36 प्लस 1 36 72, यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटल मिला के 29 आ जाएगा, ठीक है। 3 पुट करके देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28 एंड 5 पुट करके देखोगे तो 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहीं से पता कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, f(x) मैक्सिमम होगी, ठीक है। f(x) क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू होगी, f(x) क्या होगी, मैक्सिमम कब होगा, 56 पे होगा, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 24 पे होगी, राइट। एंड 24 पे क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, f(x) मिनिमम, f(x) मिनिमम 24 होगा, राइट। तो हम यहाँ इस तरह से पता कर सकते हैं, अगर एंड पॉइंट्स गिवन हो तो सिंपली हम लोग पता कर लेंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो होप करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये मतलब जितना भी था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। हमने रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ क्वांटिटीज देखा इसमें, मैक्सिमा मिनिमा देखा एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देखा, ठीक है। तो यही था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।